हमारे साथ आज हैं सीनियर अधिवक्ता श्री गजेंद्र सिंह जी राजपुरोहित, दैनिक भास्कर के पैनल एडवोकेट और भारत की करीब 10 लॉ जर्नल के एडवाइज़र, जो सैकड़ों बार उपभोक्ता कानून, स्थायी लोक अदालत कानून में पुरस्कृत, जो 30 वर्षों से पाली जिला एवं सेशन न्यायालय में प्रैक्टिसरत हैं। और हमारे साथ हैं सीनियर अधिवक्ता श्री गोविंद सिंह जी, रिटायर्ड DSO एडवोकेट, जो उपभोक्ता मामलों के एक्सपर्ट रहे हैं। और इधर हैं हमारे साथ सुश्री श्रुति राजपुरोहित जी, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की अंतिम वर्ष लॉ विद्यार्थी, यूनिवर्सिटी की टॉपर रही छात्रा, न्यायिक सेवा की तैयारी कर रही हैं, जो न्यायिक अधिकारी बनकर राष्ट्र की सेवा कर संत रामपाल जी महाराज का स्वप्न सिद्ध करना चाहती हैं। तो हम आज इनसे बातचीत करेंगे और इनके विचार जानेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सोजत की धर्मनगरी में गुरु महाराज का विश्व स्तरीय 3 दिवसीय क्रांतिकारी आध्यात्मिक धर्मसभा का विशाल आयोजन हो रहा है। इस विशाल आयोजन में आप सभी धर्म प्रेमियों का तथा साधना व पॉपुलर चैनल और मीडिया जगत के पूरी टीम आई। मैं उस पूरे टीम का गजेंद्र सिंह राजपुरोहित एडवोकेट पाली तथा मेरे साथी अधिवक्ता गोविंद सिंह जी राजपुरोहित सीनियर एडवोकेट पाली तथा जोधपुर जय नारायण यूनिवर्सिटी की छात्रा सुश्री श्रुति राजपुरोहित की टीम के सहित ही आया हूँ। और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी पधारे हुए धर्म प्रेमियों का तथा मीडिया जगत का साधुवाद नमन करता हूँ। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि संत रामपाल जी महाराज का धरती पे अवतरित होने का जो उद्देश्य है, उसमें पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर संपूर्ण विश्व जगत को अपना परिवार मानते हैं। तथा मैंने ये जो गुरु महाराज के उद्देश्य देखे हैं, जिनमें भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना, भारत को अंधविश्वास से दूर करना, भारत में दहेज जैसी कुरीति को दूर करना, ऐसी स्वामी जी की जो मंशा है, उसी मंशा के फलीभूत मैं आज आपके समक्ष हाजिर होकर हिंदुस्तान के करीब 142.80 लाख जनसंख्या के लिए कल्याणकारी, जनहितकारी तथा आम प्राणी मात्र के व्यक्ति के लिए भारत में स्थापित एक कानून, ऐसा कानून जिसकी जानकारी आम जनता तक नहीं है, वो है विधिक सेवा प्राधिकरण का कानून, स्थायी लोक अदालत, जिसका प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थापना की गई। साथियों, जो काम एक MLA नहीं कर सकता, जो काम एक MP नहीं कर सकता, जो काम एक प्रधान नहीं कर सकता, वो काम एक स्वामी रामपाल जी महाराज के प्रत्येक भक्त जो गांव ढाणी शहर में कहीं बैठा है और उस गांव की कोई समस्या है, तो यदि वो भक्त चाहे और गांव वाले उस भक्त को कहें कि हमारे गांव में जैसे बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, शिक्षा की स्कूल व्यवस्था नहीं है, या वहाँ की नगर पालिका या ग्राम पंचायत जो है वहाँ पे सीवरेज लाइन प्रॉपर नहीं है, रोड लाइटें प्रॉपर नहीं है, तो वो भक्त जो स्वामी रामपाल जी महाराज जैसे संत का परम भक्त है, इस कानून की जानकारी यदि रखेगा, तो मैं मानता हूँ कि स्थायी लोक अदालत के तहत वो परिवार पेश करता है तो उसका 6 महीने के तहत निस्तारण होता है। वो 10 तरह की जन उपयोगी सेवाएँ जो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा पारित की गई है। आज विश्व में गुरु भक्त श्री रामपाल जी महाराज के करोड़ों में भारतीय नहीं, विदेशों में भी भाविक है और 10 से ज़्यादा आश्रम है। मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई कि मेरी 56 एज में मैंने धरती पर आने के बाद पहली बार इतना बड़ा व्यवस्थित, सुनियोजित, स्वच्छ तथा आध्यात्मिक माहौल में इतने बड़े भक्तगणों द्वारा सेवा भाव के द्वारा करोड़ों लोगों के लिए भोजन प्रसादी करवाना, रक्त शिविर करवाना, दहेज मुक्त जो आज शादी का आयोजन करवा रहे हैं, ऐसे संदेश देने वाले संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि वंदन, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और मैं समझता हूं कि संत रामपाल जी महाराज का करोड़ों के जो भाविक है, भक्तगण है, उनका इस मेरी 10 मिनट की जानकारी के कानून के तहत यदि वो जानकारी उस गांव, ढाणी, नगर और शहर में देंगे, तो हिंदुस्तान की 142 करोड़ की जनता तथा विश्व में यदि बाहर भी अपने भाविक है, तो वहाँ भी इस कल्याणकारी कानून के तहत अपने जनता का भला कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इस धरती पे मेरा आना सार्थक हो जाएगा। मेरी ये वाणी, मेरा ये 10 मिनट का उद्बोधन भक्तों के माध्यम से और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए आपके सामने रखना चाहता हूँ। साथियों, विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 कानून का नाम है, लेकिन मैं आपको बहुत संक्षिप्त में और सरल भाषा में बताऊंगा
कि भारत में स्थायी लोक अदालत नाम की एक संस्था स्थापित की गई, कोर्ट किया गया है। ये कोर्ट आम कोर्टों से हटके है। इस कोर्ट में कोई भी व्यक्ति राजस्थान सरकार या भारत सरकार की 10 सेवाएं जो जन उपयोगी सेवाएं हैं, जो आम आदमी के काम की सेवाएं हैं, उन सेवाओं के बारे में कोई आहत होता है, कोई पीड़ित होता है, उस सेवाओं के बारे में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो वह व्यक्ति बिना न्यायालय के चक्कर काटे 6 महीने के तहत बिना स्टैम्प ड्यूटी के लगाए ये परिवार डिसाइड करा सकता है और न्याय दिला सकता है। 10 सेवाएं जो कौन कौन सी है वो भी मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। जैसे कि यातायात सेवाएं। यातायात सेवाओं में माल तथा यात्रियों से संबंधित सेवाएं सारी कवर है, जिसमें वायु, जल तथा सड़क मार्ग से चलने वाले ट्रांसपोर्टेशन की सेवाएं सारी कवर है। डाक तथा टेलीफोन विभाग की सेवाएं कवर है। विद्युत आपूर्ति तथा जल आपूर्ति जो समस्या देश की है वो कवर है। लोक सफाई व स्वच्छता की सेवाएं कवर है। चिकित्सा सेवा में औषधालय की सेवाएं कवर है। औषधालय का अर्थ आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक सारी सेवाएं कवर है। इंश्योरेंस सेवाएं कवर है। बैंककारी तथा वित्तीय सेवाएं कवर है। आवासीय एवं हाउसिंग बोर्ड की सेवाएं कवर है। लिक्विडफाइड एवं पेट्रोलियम गैस सेवाएं कवर है। शैक्षणिक और शैक्षिक संस्थाएं कवर है तथा आवासीय एवं भू संपदा भी कवर है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में भारत की सारी जनता जो है वो न्याय जगत से पीड़ित है। कारण कि वो न्यायालय में चक्कर काट काट के परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये कानून पहली बार भारत में ऐसा आया जिसके तहत स्थायी लोक अदालत के तहत सेशन जज कैडर के व्यक्ति रिटायर्ड बैठते हैं, 2 जनप्रतिनिधि बैठते हैं और इस कानून के तहत वो परिवाद न्यायालय में पेश किया जाता है। सामने वाले पक्षकार को जवाब देना पड़ता है। इसमें एविडेंस के लिए गवाह को आने की आवश्यकता नहीं, कोर्ट में न्यायालय में चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं। और कोर्ट सामने वाले विभाग को, जैसे एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे कोई एक गाँव है जिसमें अपना भक्तगण रहता है, उस गाँव में लाइट की व्यवस्था नहीं है। अब लाइट की व्यवस्था नहीं है, 2-2.5 हज़ार की बस्ती है। यदि वो वहाँ के मुखिया को, प्रधान को, एमएलए को, एमपी को कहेगा तो वो यही कहेंगे खाली कि हम देखेंगे, सरकार से बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार से बात करने का कह के अगले चुनाव जो आते हैं जब तक वो हट जाते हैं। लेकिन यदि वो भक्तगण इस स्थायी लोक अदालत के मार्फत परिवाद पेश करें और बतावें कि हमारे गांव में 2.5 हज़ार की बस्ती है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, गांव आबाद हुए करीब 40 साल हो गए हैं, तो स्थायी लोक अदालत के तहत न्यायालय उस गांव की जनसंख्या का आंकड़ा करके पाया जाता है कि 2.5 हज़ार की बस्ती है या 2 हज़ार की बस्ती है और लाइट व्यवस्था नहीं है, तो इलेक्ट्रिक बोर्ड को, राजस्थान सरकार को, जो पार्टी को बनाया अपन ने, उसको विथिन 6 मंथ में विद्युत व्यवस्था करने की आदेश पारित कर सकता है। सेकेंडली, उस गांव में यदि लाइन बिछी हुई है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है, किसी की जनहानि हो जाती है, किसी की चारा जल जाता है किसान का, तो उस किसान को जो लाखों रुपये का नुकसान हुआ है, वो किसान यदि वहाँ के राजनीतिक व्यक्ति के पास जाएगा तो वो कहेंगे, देखेंगे, सरकार से बात करेंगे। सरकार के अधिकारी आते हैं, 50,000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से राहत देते हैं। मैं आपको समझाना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि जिसका घर जल गया, जिसके पशु जल गए, जिसके 50-60 लाख का नुकसान हो गया, जिसकी दुनिया तबाह हो गई, उस व्यक्ति को 50,000 की आर्थिक सहायता से कुछ नहीं होता साथियों। लेकिन इस न्यायालय में वो यदि लगाएगा तो उसको 50 लाख का नुकसान हुआ है तो 50 लाख रुपये मिलेंगे, और उसको 1 करोड़ का नुकसान हुआ तो 1 करोड़ स्थायी लोक अदालत के तहत उसको मुआवजा मिलेगा। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के ज़माने में जो चिकित्सा विभाग है, जिसमें इलाज होता है, इलाज के नाम पे धोखा होता है। जैसे एक आँख का ऑपरेशन हुआ, जिसके कैटरीना की बीमारी है, लेंस लगाया गया, आपको बताएंगे डॉक्टर के साथ पहले 35,000 जमा करवाओ। 35,000 जमा करवाने के बाद फिर मालूम पड़ता है कि वो जिसके लेंस लगाया गया वो लेंस हल्का था, इसके कारण उसकी आँख की रोशनी उल्टी चली गई। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और मीडिया जगत के माध्यम से, कि उस हॉस्पिटल के विरुद्ध में भी स्थायी लोक अदालत में परिवाद पेश किया जा सकता है कि डॉक्टर की लापरवाही से और स्टाफ की लापरवाही से, हॉस्पिटल के पर्सन की लापरवाही से, जो उस गरीब के आँख में कैटरीना का जो इलाज किया गया, जो लेंस लगाया गया, वो लेंस घटिया क्वालिटी का था, जिससे उसकी आँख की रोशनी चली गई, जिसकी दुनिया में अंधेरा हो गया, तो ये स्थायी लोक अदालत उसको 1 करोड़ तक का मुआवजा भी देने का प्रोविजन इस कानून में है। आगे मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहूँगा कि चिकित्सा के अलावा इस स्थायी लोक अदालत के तहत यदि गांव में ग्राम पंचायत है या नगर पालिका है, तो आपने देखा होगा साथियों कि गांव में जो आखड़ी होती है, पत्थर की छीड़ें होती हैं,
उनको चौराहों के बीच में रखी जाती है, पशु आवारा बैठ जाते हैं, आने जाने वाले जो वृद्ध लोग हैं उनको आसानी से जा नहीं सकते। कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसकी उनकी मृत्यु तक हो जाती है, और अपन को सैकड़ों बार चिट्ठी लिखते हैं, कलेक्टर को लिखते हैं, SDO को लिखते हैं, प्रशासन को लिखते हैं, लेकिन उसके बारे में समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थितियों में भी वो चाहें तो स्थायी लोक अदालत के तहत वो परिवार पेश कर सकते हैं, और स्थायी लोक अदालत वहाँ की ग्राम पंचायत को या नगर पालिका को या JDA को जो व्यवस्था है उसको पक्षकार बनाएगी और उसको बुला के कहेगी कि आप ये सुधार करते हो, वहाँ से गांव के जो रास्ता है उस रास्ते में से जो अवरोध हटाते हो, या गांव के जो सीवरेज है जो ओपन पड़े हैं उसको आप पैक करते हो, या ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है जिसकी शिकायत है ये वो व्यवस्था होती है तो ठीक, वरना आपको 6 मंथ में ये व्यवस्था करनी होगी और 1 करोड़ तक का आर्थिक जुर्माना भी उस संस्था पे स्थायी लोक के तहत डाला जा सकता है। वो जो जुर्माना होगा वो उस परिवादी को दिया जाएगा। उस परिवादी के लिए गांव का कोई भी व्यक्ति, सामान्य आदमी भी परिवाद लगा सकता है। इसके लिए ऐसा नहीं कि वहाँ का गांव का मुखिया होना चाहिए, गांव का कोई भी आहत व्यक्ति जिससे कोई थोड़ी बहुत समझ है, वो चाहता है कि गांव में स्वच्छता रहे, गांव में व्यवस्था बनी रहे, तो वो परिवाद लगा सकता है। इस न्यायालय में, स्थायी लोक अदालत में जो न्यायालय बता रहा हूँ, इसकी खास बातें 6 है जो आज तक भारत के इस न्यायिक जगत में नहीं है। वो 6 बातें जानकर आपको बेहद खुशी होगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस स्थायी लोक अदालत में स्टैम्प ड्यूटी 0 है। सर चंद्र सिंह जी, स्टैम्प ड्यूटी इस पर 0 है। 1 करोड़ का मुआवजा के लिए आपने दावा लगाया तो स्टैम्प ड्यूटी 0 है। इसकी जो सुनवाई है वो 6 महीने में फैसला होता है। 2, तीसरी बात इसकी खासियत ये है कि इस स्थायी लोक अदालत में जो फैसला हो गया इसकी अपील पूरे भारत में कहीं नहीं होती। चौथी बात यह है कि जैसे ही परिवाद आप लगाओगे और जैसे सामने वाली पार्टी जो है अपराधी है उसको नोटिस तामील होता है, नोटिस तामील होते ही कोर्ट कहेगा कि आपसे समझाई से आपका सेटलमेंट हो जाता है तो दोनों बढ़िया है, वरना हम फैसला देंगे, और उस फैसले की अपील नहीं होती, आपको पता है। तो ऐसी परिस्थितियों में भले वो इलेक्ट्रिक बोर्ड है, भले वो रोडवेज है, भले वो डाकतार विभाग है, भले वो इंश्योरेंस है, भले चिकित्सा है, भले वो शैक्षणिक संस्था है, विश्वविद्यालय है, तो अक्सर 80% मुकदमा में समझाइश हो जाती है। क्योंकि पहले ही मैंने बताया इस न्यायालय में एक बार जो जजमेंट हो गया उसकी अपील पूरे भारत में नहीं होती। आगे मैं बताना चाहूँगा इस न्यायालय की खास बात यह है कि जैसे सिविल न्यायालय में फैसला होता है और उसकी पालना जो होती है, जो अपराधी विभाग है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच की जाती है, कुर्क की जाती है, इसमें भी वही पावर दिए गए हैं। जहाँ पे उस विभाग की संपत्ति है, भले वो टेलीफोन विभाग है, चिकित्सा विभाग है या शिक्षा विभाग है, वहाँ की उसकी जो प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट की है, जितना नुकसान उस परिवादी को हुआ है, जिस जनता को नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा देने के लिए उस संपत्ति को कुर्क किया जाएगा और कुर्क करने के बाद वो पैसा उस परिवादी को दिलवाया जाएगा। तो बिना किसी हैरेसमेंट के लगभग 6 महीने में इस स्थायी लोक अदालत के तहत निस्तारण हो जाता है। इसमें मैंने बता दिया आपको कि नहीं तो स्टैम्प ड्यूटी लगती है, नहीं पेशी पे आना पड़ता है, नहीं उसको बयान के लिए आना पड़ता है। सीधा आप परिवाद पेश करोगे, सामने वाला उसका जवाब देगा और सीधा उसका निस्तारण होगा। दूसरे न्यायालय में ये होता है साथियों कि उसको एविडेंस के लिए आना पड़ता है, पेशी पे पेशी आना पड़ता है, चक्कर पे चक्कर लगता है। जैसे फिल्मी डायलॉग आपने सुना होगा कि कोर्ट में जो हर पेशी पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो तारीख पे तारीख हटाने के लिए जैसा स्वामी जी की मंशा है कि भारत की जनता को सस्ता सुलभ न्याय मिले, भ्रष्टाचार मुक्त हो, तो ऐसा स्वच्छ न्याय दिलाने की मंशा से भारत सरकार का ये कानून अवतरित हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि स्वामी रामपाल जी जैसे संत इस धरती पे अवतरित हुए हैं, उनका जो सपना है कि भारत ही नहीं विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी परेशानी के, बिना किसी हैरेसमेंट के, बिना किसी भ्रष्टाचार के सस्ता सुलभ और अच्छा न्याय मिले और विश्व का कल्याण हो, इस कल्याणकारी मंशा से इस कानून का प्रादुर्भाव किया गया है। जहाँ तक मेरी बात का आज का जो मिशन है मेरा, ये है सबके करोड़ों जो भाविक है उन भाविकों के मार्फत विश्व स्तर पर और भारत के 142 करोड़ की जनता तक इन भाविकों के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से यदि इस कानून का प्रचार और प्रसार होता है तो मैं समझता हूँ कि मेरा यहाँ आना और आज का इस इतने बड़े प्रोग्राम में मुझे जो आपने बुलाया, समय दिया, सार्थक है। धन्यवाद सर। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जो आपने कानून व्यवस्था यहाँ भी बताई है समाज कल्याण के लिए जी, तो इसमें परिवादी सबसे पहले परिवाद कहाँ दायर करेगा? परिवादी सबसे पहले स्थायी लोक अदालत जो जिला मुख्यालय पर है, तो उस पूरे ज़िले का क्षेत्राधिकार जो है, भौगोलिक क्षेत्राधिकार है, वो जिला मुख्यालय पर ये कोर्ट स्थापित है जिसका नाम है स्थायी लोक अदालत। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरली ये लोगों में भ्रांतियाँ हैं आज तक
कि लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत को एक ही समझते हैं। लोक अदालत का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो न्यायालय में प्रकरण चल रहे हैं उनको एक मौका दिया जाता है समझाइश का, और समझाइश नहीं होती है तो वापस वो उसी न्यायालय में मुकदमा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ वो मुकदमा पहले से चल रहा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा आपके प्रश्न का जवाब देते हुए कि स्थायी लोक अदालत जो जिला मुख्यालय पर है, पूरे ज़िले के नागरिक जनता किसी भी 10 तरह की जन उपयोगी सेवाएं जो मैंने आपको बताई उनके संदर्भ में आहत होती है या कोई नुकसान होता है तो जिला मुख्यालय पर परिवार दायर कर सकते हैं, जिसका निस्तारण 6 महीने के भीतर होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप सतलुज आश्रम सोजत में आए, विजिट किया जी। तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ का जो माहौल है कैसा लगा आपको? जी, इसके बारे में अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय ये आज संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से मुझे ये देखने का सौभाग्य मिला है। मैंने धरती पे आने के बाद पहली बार ऐसा देखा है कि इतने बड़े भंडारे में एकमात्र भी किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं, किसी तरह की अव्यवस्था नहीं और किसी तरह की अस्वच्छता नहीं, स्वच्छता पूरा। तो जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, ये मिशन यहाँ आके साक्षात होता है कि इतनी सफाई और इतनी व्यवस्था मैंने पहली बार देखी है। तो समाज सुधार की यदि बात करें, आप भी एक बड़े ही अच्छे समाज सुधारक के तौर पे काम कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जिस प्रकार से दहेज रहित शादियों का आयोजन हर एक साल में 5-6 बार यहाँ पर किया जाता है, तो उसके ऊपर आपके क्या विचार है? जी, संत रामपाल जी ने दहेज रूपी राक्षस का नाश करने के लिए जो उद्देश्य बनाया है, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की कोर्टों में चलने वाले 60% मुकदमे दहेज के मुकदमे चल रहे हैं, जिस पर बहन बेटियों की आए दिन या तो हत्या हो जाती है या सुसाइड होते हैं, अखबार भरे पड़े रहते हैं। तो स्वामी रामपाल जी महाराज के द्वारा ये मिशन चलाया गया है, तो मैं समझता हूँ कि भारत की न्यायिक व्यवस्था में बहुत ही उम्दा और बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। इनके इस दहेज मुक्त शादी करवाने का जो उद्देश्य है, ये हिंदुस्तान के 142 करोड़ की जनता तक पहुँचेगा। तो हिंदुस्तान में रहने वाली बहन बेटियों का हिंदुस्तान में जन्म लेना सार्थक है, उनको अच्छी तरह से पढ़ा पाएंगे और दहेज का नाश करने का जो बीड़ा संत रामपाल जी ने उठाया है, इससे बहन बेटियों की इज्जत बचेगी, हिंदुस्तान की जनता में आध्यात्मिकता आएगी और नारी शक्ति के प्रति आदर भाव बढ़ेगा। और जिन के व्यक्तियों के 2 लड़कियां हैं या 3 लड़कियां हैं, वो पिता इस बात से नहीं घबराएगा कि दहेज देना पड़ेगा, क्योंकि संत रामपाल जी ने बीड़ा उठा दिया है। तो मैं समझता हूँ इनका अवतरित होना इस विश्व में, विश्व धरातल पर आना सार्थक है। जैसा कि सर यहाँ के संस्था के द्वारा हमें पता चला, यहाँ पर एक दहेज दान का भी अभियान चल रहा है। तो समाज में एक जो संदेश है संत रामपाल जी महाराज देना चाहते हैं, जो दहेज दान का अभियान चल रहा है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? जहाँ तक मैं समझता हूँ इन संतों के बारे में मैं मुँह से तो क्या बात बताऊँ, शायद ही विश्व में ऐसे कोई संत होंगे। मैंने पहली बार से संतों का नाम सुना है। संत रामपाल जी महाराज का मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ कि देह दान की जो बात इन्होंने की है, मैं समझता हूँ कि मानव के ह्यूमन बॉडी में जो बॉडी ऑर्गन है वो करोड़ों में नहीं अरबों में है, और संत रामपाल जी महाराज ने देह दान की बात जो की है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दान विश्व में नहीं है। क्योंकि जैसे आज तक हमने सुना था कि रक्तदान होता था, उसके बाद हमने सुना था आँखों का दान होता था, लेकिन साथियों अब देह दान में उसकी किडनी, उसका हार्ट और उसके सारे बॉडी के ऑर्गन्स यदि दान किए जाएंगे, तो अपनी इस संसार छोड़ने के बाद में संत रामपाल जी के महाराज के संदेश को यदि अपन फॉलो करें तो लाखों लोगों का जीवन दान बच जाएगा। और ऐसे रामपाल जी संत महाराज को कोटि कोटि वंदन, जिन्होंने विश्व में पहली बार ऐसे संत अवतरित हुए हैं जिन्होंने देह दान का अभियान चलाया है। और देह दान के कारण एक व्यक्ति दुनिया से जाएगा तो पीछे 100 जन परिवारों का जीवन आबाद करके जाएगा। सर, इसमें एक और सवाल रहता है कि जैसे बजरंग दल या जो भी संगठन है जो हिंदू धर्म को खुद समझते हैं कि वो हम प्रमोट कर रहे हैं, जी, जी। लेकिन वो इस चीज़ का विरोध करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो है मृत्यु भोज जैसे बंद करवा रहे हैं या दहेज प्रथा है जो ख़त्म कर रहे हैं, तो वो हमारी हिंदू संस्कृति को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे उनको? मैं किसी व्यक्ति विशेष संगठन का तो नाम लेके नहीं कहना चाहता इस मीडिया के प्लेटफॉर्म से, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो उनकी अज्ञानता है जो मृत्यु भोज के बारे में ये ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। हिंदुस्तान के शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु भोज पे 12 दिन तक यदि कोई भोजन करता है तो वो साक्षात विष है, जहर है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो संत रामपाल जी महाराज को जो अंतरात्मा का ज्ञान हो गया है, उनकी आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया है, उनकी इतनी ऊंची सोच
इससे मानव जगत के लिए कल्याणकारी रहेगी और मृत्यु भोज जैसा दानव भी नष्ट करेंगे तो हिंदुस्तान के हज़ारों परिवार जो अपने माता पिता के मरने के बाद में ज़मीन जायदाद बेच के और अपने प्रॉपर्टी बेच के लोगों के प्रेशर में आके ये मृत्यु भोज जैसा कार्यक्रम करते हैं, उससे दानव से मुक्ति मिलेगी और संत रामपाल जी का महाराज का जो सपना है, जो उद्देश्य है, इस धरती पे आना सार्थक रहेगा, मेरा मानना है। मैं एक सवाल और रहेगा, जैसे जहाँ कानून की बात आती है तो मृत्यु भोज और इसके बारे में सरकार का क्या कानून बना है या राज्य सरकार की क्या गाइडलाइन है, वो भी हमारे दर्शकों को अवश्य बताइए। जी, मृत्यु भोज पूरी तरह से पाबंद है, पूरी तरह से बैंड है और इसके लिए कानून बना हुआ है, लेकिन इसकी पालना नहीं होती। कारण क्या कि वहाँ की जो स्थानीय पंचायत या नगरपालिका या जेडीए या आरएस अधिकारी वो व्यक्ति इस मृत्यु भोज के बारे में सूचना प्रॉपर्ली नहीं दे पाते, उस कारण वो मृत्यु भोज होते हैं। यदि उसकी सूचना दी जाती है संबंधित थाने में तो उस मृत्यु भोज का जो भोजन बनता है वो पूरा सीज होता है और मृत्यु भोज करने वालों को पनिशमेंट दिया जाता है। ये भारतीय कानून में है, लेकिन कानून की जानकारी नहीं होने के कारण इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपने जो तो बहन जी, आप एक महिला हैं और महिला होने के नाते हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज आपने सतलोक आश्रम सोजत को विजिट किया, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, संत रामपाल जी महाराज ने लड़के और लड़की के भेद को भी समाप्त किया है और बच्चियों की ज़िंदगी को सरल बनाने के लिए जो एक दहेज रूपी दानव था उसको भी ख़त्म कर दिया है। तो आप इस सब चीज़ों को देखते हुए एक महिला होने के नाते अपने क्या विचार रखना चाहेंगे? जी, पहले तो मैं धन्यवाद करूँगी कि मुझे आपने ये मौका दिया यहाँ पे बोलने के लिए। मैं जब यहाँ पे सुबह आई तब मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इतने भारी मात्रा में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हुए हैं और यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कि सब अपने पूरे मन से लगे हुए हैं यहाँ पे सेवा देने के लिए। जो यहाँ पे व्यवस्था है महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए अलग अलग, वो सब देख के मुझे एज अ लॉ स्टूडेंट ये लगता है कि सबको यहाँ पे एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आप एक कोई जागरूकता फैला सकते हो। जो लोगों के हित में जो कानून बने उनके लिए उनको जानकारी अपन दे सकते हैं। तो मैं अपने जैसे मेरे अभी पिताजी ने बताया जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे इंस्पायर होकर जब मैं आज सुबह जब मैं यहाँ पे उनके साथ आई और उन्होंने जैसा अभी ये सब आपको चीज़ें बताई है जो भी कानून से रिलेटेड है, तो ये सब को पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे महाराज जी ने उनका जो मेन उद्देश्य है, जो उनके टारगेट है, वो अपन तभी अचीव कर पाएंगे जब अपन सबको वो जानकारी, और कानूनों में बहुत सारी उन्होंने ऐसे एक्ट्स निकाले हैं जो कि डाउरी प्रोहिबिशन को प्रोहिबिट करते हैं। जैसे कि दहेज निषेध अधिनियम है जो कि निकाला गया अपने, ताकि जो भी ये जो दहेज प्रथा है, ये कोई प्रथा हम ही बनाते हैं प्रथा, ये कहीं पे ऐसे तो है नहीं कि कहीं लिखा हुआ है दहेज। जैसा कि अभी इन्होंने एक सवाल पूछा था कि दहेज प्रथा है ये अपने हिंदू धर्म को नष्ट करती है, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं, पर ये जो दहेज प्रथा है ये हमने ही बनाई है और वो तब पिछले जब पहले से चली आ रही थी और हम फॉलो कर रहे थे, तो ये कोई कहीं पे लिखी भी नहीं है, हम ही इसे बढ़ावा दे रहे हैं। और अगर हम पढ़े लिखे होके अगर हम ये जागरूकता नहीं फैलाएंगे तो फिर कोई संत जी का जो उद्देश्य है वो भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कानून में प्रोहिबिशन एक्ट है कि जो भी लड़की के परिवार वाले पे, चाहे वो कैश हो, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो या कोई गिफ्ट हो, इस नाम पे जो उनसे लिया जाता है, उस बर्डन के कारण, उस दबाव में आके उसकी जो लड़की के जो परिवार वाले होते हैं वो उन्हें ढंग से ना पढ़ा पाते हैं, क्योंकि वो पैदा होते ही पैसे इकट्ठा करना शुरू कर लेते हैं कि हम शादी में दहेज देना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर ये प्रथा हट जाएगी, जैसे कि आज यहाँ पे इन्होंने बताया, मुझे यहाँ पे पता चला अभी कि यहाँ पे 27 जोड़ों का आज इन्होंने जो वो शादी का कार्यक्रम रखा है, अगर ऐसे अपन चीज़ें करवाते रहेंगे तो ये जो दहेज है एक तरह से एकदम पूरा हट जाएगा अपने समाज से, जो अपने लिए बहुत अच्छा है और लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है कि अगर वो पैदा होते ही बर्डन नहीं रहेगा अगर पिता पे किसी पे, तो वो उन्हें पढ़ा पाएंगे अच्छी तरह से, उनको एजुकेशन दे पाएंगे। तो यहाँ पे इतने सारे मात्रा में लोग आए हुए हैं, औरतें हैं, मेरी जैसी मेरी एज की लड़कियाँ हैं, तो उन्हें मैं यही कहना चाहूँगी कि एज अ लॉ स्टूडेंट मैं उन्हें यही बोलूँगी कि देखिए कानून में भी बहुत सारी चीज़ें, आप डरिए मत, आप अगर आवाज़ उठाओगे, आप अगर आज बोलोगे तो आपके साथ भी बहुत लोग सपोर्ट करेंगे कुछ, क्योंकि आज गाँवों में
में भी अपन देखते हैं कि परिवार की वजह से लोग आवाज़ नहीं उठा पाते। तो ये जब यहाँ पे इतने भारी मात्रा में लोग इकट्ठा हुए हुए, तो अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी और सब लोग सुनेंगे, तो मैं उन्हें एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप खुद अपने लिए स्टैंड लीजिए। अगर आप स्टैंड लेंगे तो आपके साथ और भी लोग जुड़ेंगे। थैंक यू। एक सवाल हमारा रहेगा कि जैसे आप इस विशाल भंडारे में आए हो, तो यहाँ की जो व्यवस्था है, मैनेजमेंट की जो व्यवस्था है, उसके बारे में आपको क्या डिफरेंट लगा? अन्य जगह भी आप जाते हैं कार्यक्रम में और यहाँ भी आप आए हो, तो इसमें आपको क्या भिन्नता लगी और क्या समानता लगी, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं आज तक मैंने ऐसा प्रोग्राम तो नहीं देखा। अगर आज हम घर पे अगर 10 से 15 लोगों की भी अपन कुछ इकट्ठा करके कुछ प्रोग्राम करवाते, तो अपन को इतना मैनेजमेंट करना पड़ता है। मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने कार्यकर्ता इतने दिनों से काम में लगे हुए होंगे, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी है। यहाँ पे 3 दिन 6, 7, 8 3 दिन उन्होंने रखा था। तो ये 3 दिन बहुत बड़ी बात है कि इतने लोगों को मैनेज करके चलना। मैंने सारा आज पूरा विज़िट किया, जहाँ पे खाना बन रहा है, जहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप है, जहाँ पे लोग अब रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट रूम्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे पूजा के लिए भी अलग बना रखा है। तो ये मुझे बहुत यहाँ पे अच्छी चीज़ लगी। ऐसा मैंने नहीं कहीं पे भी इतना सफाई का और इतना अच्छा तरीके से ये जो आयोजन कर रही है, मैंने कहीं नहीं देखा। और ये मुझे आज ही पता चला कि ये पहली बार नहीं है, ये करवाते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा मैनेजमेंट, इतने सारे लोगों को साथ लेके चलना, ये तो महाराज की कृपा ही है कि सब लोग अभी, और वो भी यूनिटी के साथ, यहाँ पे इतनी शांति बनाई हुई है। मैंने अभी यहाँ पे आके नहीं देखा कि कहीं पे भी कुछ गंदगी हो या फिर कोई लोग बात कर रहे हैं। बहुत शांति और बहुत अच्छे से सब चल रहा है। मैम, एक सवाल हमारा ये रहेगा कि आज के यदि एजुकेशन सिस्टम को देखें तो एक शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी अंधी दौड़ शुरू हो चुकी है। लोग नौकरी के लिए अंधे हो चुके हैं और इससे उनके ऊपर स्ट्रेस बहुत बढ़ गया स्टूडेंट के ऊपर। उस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए वो अक्सर इन नशे की ओर अग्रसर हो जाते हैं और बहुत से युवा आजकल नशे का शिकार भी हुए पड़े हैं। लेकिन यहाँ हमने भी देखा है संत रामपाल जी महाराज का जो मिशन है, इसमें बहुत से करोड़ों की संख्या में युवा जुड़े हुए हैं जो नशे को छूते तक नहीं है। ठीक है, लेकिन वो उस सिस्टम में भी हैं, एजुकेशन भी ले रहे हैं, लेकिन नशे से बहुत दूर हैं वो। तो ये चीज़ आपको कितना इंस्पायर करती है? मुझे तो ये लगता है कि अगर आपको ये जो आप बता रहे हो कि स्ट्रेस में आके जब अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अगर गलत कदम उठा देते हैं या फिर ऐसा, तो उन्हें, मुझे लगता है ऐसे संस्था से जुड़े रहना चाहिए, ताकि वो अपना ध्यान कहीं और नहीं लगा के ऐसी संस्था में लगाए, ताकि ना फिर वो नशे पत्ते की और जाएंगे और अपना माइंड भी उनका बहुत ही फोकस रहेगा। तो मैं यही बोलूँगी सबको कि ऐसी संस्था से जुड़े रहिए, ऐसे ऑर्गेनाइज। जैसे मैं यहाँ पे आई, मुझे सुबह दीदी मिले थे, वो बता रहे थे कि वो जॉब करते हैं, तो भी यहाँ पे वो 3 दिन वहाँ से छुट्टी लेके यहाँ पे सेवा देना है। तो अगर वो ऐसी चीज़ें करते रहेंगे और लोग यहाँ पे आके सेवा देंगे, तो वो उनका माइंड भी उसी में काम करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो डाइवर्ट होगा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होगी। एक अंतिम सवाल ये रहेगा कि जैसे संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर ने बताया कि उनका नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। और कुछ नेताओं को भी कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, कोई किसी पे लगा रहा है। तो जो संत रामपाल जी महाराज के सिद्धांत है, वो एक विश्व में किस प्रकार से काम आते हैं और क्या इस सिद्धांत से भारत विश्व गुरु बन सकता है? आपके क्या विचार है? जी, इन्होंने संत रामपाल जी ने ये तो बहुत ही सही बताया है, क्योंकि कोई भी जो धर्म है वो हमने ही बनाया है। कोई भी ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है कि, क्योंकि सिर्फ एक ही धर्म होता है, मनुष्य धर्म, और सब एक समान होते हैं। ये तो हमने ही, मनुष्य ने ही सब ये जो ये डिस्क्रिमिनेशन किया है रिलीजन में कि ये अलग धर्म है, वो अलग धर्म है, बाकी और किसी ने नहीं बताया ये। तो संत रामपाल जी ने ये सही बोला है कि सब एक ही है और सबका एक ही मनुष्य धर्म होना चाहिए। जो भी आज ये पॉलिटिशियन वगैरह, ये तो सब हमें भी पता है कि सब लोग अपना जो खुद का जो स्वार्थ होता है वो पूरा करने के लिए करते हैं। बाकी देखा जाए तो संत जी का जो मोटिव है वो मुझे बिल्कुल सही लगता है और सबको फॉलो भी करना चाहिए कि एक ही धर्म है, मनुष्य धर्म, और कुछ नहीं। एक छोटा सा सवाल हो रहेगा। हाँ जी। आज के समाज में जो बॉलीवुड OTT का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। समाज में यूँ कहें कि अश्लीलता फैल चुकी है, और अश्लीलता ही नहीं, साथ साथ में क्राइम भी बहुत बढ़ गया है। इसका मेन वजह शायद बॉलीवुड और OTT सीरीज़ फिल्में हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के विचारों को सुन करके लोग उस समाज के बिगाड़ू बॉलीवुड को छोड़ करके सिंपल और सरल जीवन जी रहे हैं। ठीक है, जिससे क्राइम पर कंट्रोल हुआ है, नशे पर कंट्रोल हुआ है। तो इस मुहिम में आपके क्या विचार?
देखिए, मेरा ये मानना है कि जो ये एज होती है, जो कि 18 वर्ष तक की जो एज होती है या फिर 21 तक आप मान लीजिए, तो उसमें अगर घर में अगर उन्हें ये बताया जाएगा बच्चों को, या कि आप ऐसी जगह लाया जाएगा, जैसे मैं आज पहली बार ही ऐसी जगह आई हूँ और वो भी पिताजी के साथ आई हूँ, तो मुझे भी आज यहाँ पे आके मैं भी अभी घर जा अपने जब सर्कल में अपने फ्रेंड्स को जब बताऊँगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें भी इन जगहों से जुड़े रहना चाहिए, एटलीस्ट विज़िट करना चाहिए, ताकि उनके भी माइंड में दूसरी जो फालतू की चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा है, वेस्ट करने से अच्छा है कि आप यहाँ इन्वेस्ट करिए। तो मुझे ये लगता है कि आपको फैमिली वालों को भी इनको विज़िट करवाना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम में लाना चाहिए, ताकि उनका दिमाग भी सही रहे और वो कहीं दूसरी जगह टाइम वेस्ट ना करें। देखिए, चीज़ें बनेगी, हज़ारों चीज़ें होती है और वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे देखें या नहीं देखें, वहाँ पे अपन जाए या ना जाए। तो अगर फैमिली गाइड करती रहेगी और फैमिली ऐसे चीज़ों में लाती रहेगी, तो उस बच्चे का भी ध्यान उसी में रहेगा, तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन या इन सब चीज़ों से नहीं होगा। ये थी हमारे साथ सुश्री श्रुति राजपुरोहित, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की अंतिम वर्ष लॉ विद्यार्थी, यूनिवर्सिटी टॉपर रही छात्रा और न्यायिक सेवा की तैयारी कर रही हैं, जो न्यायिक अधिकारी बनकर राष्ट्र की सेवा कर संत रामपाल जी महाराज के स्वप्न को सिद्ध करना चाहती हैं। धन्यवाद। थैंक यू।